हिस्ट्री का, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, आपको एग्जाम तक फुली सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपको पता होगा दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम वीडियो में कवर किए हैं। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा। अगर आपके पास नोटबुक और पेन हो तो वो लेकर के बैठ जाइएगा और जितने सारे क्वेश्चन होगा लिखिएगा और सारे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो एक एक करके बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चालू करते हैं, क्योंकि आपके लिए टाइम अभी बहुत ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए 30 दिन, मात्र एक मंथ। तो आप एक कैलेंडर में टिक आउट करते रहिएगा कितना दिन बचा है, और पर डे 8 से 10 आवर्स अपना गोल बनाइए और पर डे पढ़िए दोस्त, कम से कम 10 आवर्स तो रोज़ पढ़िए, क्योंकि यही आपका 10 आवर्स पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट्स दिलाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन को। तो फर्स्ट दोस्तों, आप अपना जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो 1871 ईस्वी में संधि हुई थी वो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो आपको पता होगा फ्रैंकफर्ट की संधि किस किस के बीच में हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, ये हुई थी 10 मई 1871। जैसे कि ऑप्शन में आप देखिएगा 10 मई 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। और किस किस के बीच में हुई थी, सीधी सी बात है दोस्तों, ये जो फ्रांस राज्य था, फ्रांस और किसके बीच में हुई थी, फ्रांस एंड पर्सा राज्य के बीच में हुई थी। फ्रांस और पर्सा के बीच में हुई थी दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि फ्रैंकफर्ट की संधि से क्या परिणाम निकले थे। ये जो संधि हुई थी इसके कुछ रिजल्ट आए होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी इससे जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। जर्मनी का एकीकरण होने में यही फ्रैंकफर्ट की संधि का ही रोल होता है। दूसरा, पर्सा के नेतृत्व में एक पावरफुल राष्ट्र बना। पर्सा जो था, फ्रैंकफर्ट की संधि दो राज्यों के बीच हुई थी, हम बताए थे। दो राज्यों में एक पर्सा राज्य था और एक फ्रांस था। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा, कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। जो 1830 की क्रांति हुई थी दोस्तों, इसके बाद जो फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ पे गणराज्य शासक स्थापित हुआ था। गणराज्य शासक, जैसे हम होता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण 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 गणराज्य बनाने के लिए, वैसे ही 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में भी जो शासन स्थापित हुआ था वो गणराज्य शासन स्थापित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जो जर्मनी का एकीकरण हो पाया था उसमें किसका कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क होगा दोस्तों। अभी जस्ट बताए थे कि जो आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों, 10 मई 1871 की हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 10 मई 1871 की फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तो उसमें रिजल्ट क्या निकला था, जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। तो वो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था इसके लिए कौन उत्तरदायी था, तो ये बिस्मार्क था उत्तरदायी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर, और एक एक चीज़ और जान लीजिएगा दोस्तों, ये जो आपका बिस्मार्क था ना, ये बिस्मार्क को ये कहाँ का क्या था, तो पर्सा का शासक जो विलियम प्रथम था, यानी पर्सा का शासक जो पर्सा का शासक था, पर्सा का विलियम प्रथम था पर्सा का शासक। तो विलियम प्रथम का ये पीएम था, विलियम प्रथम का ये पीएम था, प्रधानमंत्री था। पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही देखिए फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई, तो वही क्वेश्चन 1871। चाहे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 10 मई 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई, तो वही 10 मई 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई, सेम क्वेश्चन देखिए 1871 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। देखिए दोस्तों, एक था इटली का एकीकरण, एक था जर्मनी का एकीकरण। तो आपको पहले ही हम बताए थे कि जर्मनी का एकीकरण में कौन था, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में किसका किसका संबंध था, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क का संबंध था। तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो इटली के एकीकरण में यही बिस्मार्क का संबंध नहीं है। और इटली के एकीकरण में अगर पूछा जाता है किसका संबंध है, तो इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर, गेरिबोल्डी, इस तीनों का संबंध है। याद रखिएगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजनी कौन था, काउंट कावूर का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, गेरिबोल्डी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था। इस तीनों के बारे में, मेजनी कौन था, काउंट कावूर कौन था, गेरिबोल्डी कौन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछी जाती है। और बिस्मार्क से पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर है 7 मेरा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध में से कौन था दोस्तों, ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध में से ऑस्ट्रिया
था हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार, वही क्वेश्चन दोस्तों याद रखिए कि बिस्मार्क। बिस्मार्क को माना जाता है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार भी। आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले बताए थे, जो जर्मनी का एकीकरण हो पाया था किस संधि के कारण हो पाया था, वही 10 मई 1871 को जो संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि, उसी कारण जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। और ये जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट की संधि क्यों हुई थी, तो एक सेडॉन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच, 1 सितंबर 1870 से में स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1870 तक चला था। इस कारण से होता है आपका फ्रैंकफर्ट की संधि, और जर्मनी का होता है एकीकरण, और प्रमुख उसका वास्तुकार माना जाता है बिस्मार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। जो काउंट काबुर था उसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के पोस्ट पे नियुक्त किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। जो रक्त एवं लौ की नीति होता है दोस्तों, समझिएगा, रक्त एवं लौ की नीति का मतलब होता है खून खराबा करना, ज्यादा ही मतलब अक्रूर बन जाना, किसी की मतलब ये नहीं, थोड़ा भी मतलब उसके अंदर वो नहीं रह पाता, ये नीति का अवलंबन करने का मतलब कि निर्दयी पूरा बन जाता है। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन यही जो बिस्मार्क साहब थे, यही बिस्मार्क जी करते हैं आपको रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन लग रहा है छोटा, बट अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यूरोप का मरीज जो है दोस्तों, तुर्की को कहा जाता है। ये समझिएगा कि यूरोप का मरीज कहने का लाइन का मतलब क्या है, यूरोप का मरीज, तो यूरोप का मरीज का मतलब ओटोमन जो सुल्तान था ना, वो बहुत ही अत्याचार करता था तुर्की पर, समझे। तो ये तुर्की मतलब बहुत ही वो हो गया था, वो स्वतंत्रता की मांग करने लगा, तो लोगों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलने लगा। इसलिए मतलब जो ओटोमन जो सुल्तान सब जो अत्याचार तुर्की पर करता था, इसलिए मतलब कहने लगे कि यूरोप का मरीज है तुर्की, मतलब यूरोप का मरीज तुर्की पर बहुत ही अत्याचार करने लगा था ओटोमन साम्राज्य, जिस कारण से बोला गया कि यूरोप का ये मरीज है तुर्की। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। जो हमारा यंग यूरोप है, इसका संस्थापक कौन था दोस्तों, मेजनी साहब थे। मेजनी साहब ने यंग यूरोप की स्थापना किए थे। और समझिएगा इसमें एक दो चीज कि यंग यूरोप का स्थापना मेजनी की, और मेजनी से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो हम सारा बताते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना आपको 1833 ईस्वी में हुई थी। मेजनी कब किए थे, 1833, और कहाँ किए थे, तो बर्न में किए थे यंग यूरोप की स्थापना। और मेजनी से क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 2 मार्क्स का कि मेजनी कौन था, तो मेजनी आपका इटली का रहने वाला था। ये चाहता था इटली का एकीकरण होना सबसे पहले, ये मेजनी भी चाहता था क्या हो, कि इटली का एकीकरण हो। साथ ही मेजनी एक राजनेता था, मेजनी एक पत्रकार था, और मेजनी एक चीज और करते साथ में दोस्तों, क्या, तो मेजनी यंग इटली का भी स्थापना करते, यंग यूरोप संस्था की स्थापना और यंग इटली की स्थापना करते। क्या, तो यंग इटली की स्थापना करते हैं, यंग इटली की भी स्थापना करते हैं। और कब करते हैं यंग इटली की स्थापना, तो ये करते हैं 1831 में। तो याद रखिएगा मेजनी साहब यंग इटली की स्थापना 1831 में करते हैं, और यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी ही थे, जो कब करते यंग यूरोप का 1833 में करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और सिंपल, आपको पता ही होगा, टीपू का नाम सुने होंगे कि टीपू सुल्तान कौन थे। टीपू सुल्तान के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि टीपू सुल्तान मैसूर का शेर था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ये जो था बचपन में एक शेर को मार देते, इसलिए इसे मैसूर का शेर कहा जाता है, मैसूर का शेर कहा जाता है। आप समझ सकते हैं शेर से भी लड़ चुका है दोस्तों टीपू सुल्तान। क्या आप लोग कभी शेर से लड़े हैं, नहीं लड़े होंगे, बट ये टीपू सुल्तान जो था इस शेर से भी लड़ चुका था। और इसका जो टाइम पीरियड था 1782 से 1799 ईस्वी में था, 1799 तक इसका टाइम पीरियड था। ये था आपका मैसूर का शासक, ठीक, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। बहुत ही, अब सोचिए दोस्तों कैसे शेर से लड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टीपू सुल्तान के बाद वाले जो क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो उस समय हम दोस्तों आपको बताए थे, जब वीडियो बता रहे थे, अगर आप देखे होंगे, तो जो सेडॉन का युद्ध हुआ था, इस सेडॉन के युद्ध के कारण ही जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। और किस संधि से हुआ था दोस्तों, तो फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ था। तो सेडॉन का युद्ध कब हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। ये जो आपका युद्ध था सेडॉन का, ये हुआ था आपको फ्रांस एंड पर्सा के बीच हुआ था। ये समझिएगा, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि सेडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ, सेडॉन और पर्सा के बीच। इसमें फिर जीता कौन सा दोस्तों, तो पर्सा जीता था, पर्सा जीत गया था और फ्रांस हार गया था। और पर्सा का जो मतलब शासक था वो बताए थे दोस्तों कौन था, विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम का जो प्रधानमंत्री ने किया था वो था बिस्मार्क। तो इसलिए वहाँ एक क्वेश्चन था कि बिस्मार्क कौन था, ये याद रखिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट करिएगा। और सेडॉन का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1 सितंबर
1 सितंबर 1870 को हुआ था और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में होता है, 10 मई 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बहुत ही अच्छा और सिंपल। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरिबाल्डी था वो पेशे से क्या था दोस्तों? तो गैरिबाल्डी जो पेशे से था वो दोस्तों सिंपल सा नाविक था। अगर गैरिबाल्डी के बारे में 2-3 बात और हम बता दें तो गैरिबाल्डी एक संस्था की स्थापना की थी, लाल कुर्ती नामक, मतलब एक संस्था थी। गैरिबाल्डी साहब जो थे एक लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना की थी, लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना की थी। लाल कुर्ती में जो होता था, इसके जितने सारे सैनिक होते थे मतलब सब लाल कुर्ती पहना करते थे। वही गैरिबाल्डी पेशे से सिंपल एक अच्छा खासा नाविक थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन दोस्तों। वही क्वेश्चन देखिए, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था, इसलिए उसको सेडोन युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसमें कौन जीता था फ्रांस और पर्सा के बीच? तो अच्छा खासा पर्सा जीते थे, फ्रांस पूरी तरह इसमें पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। कब किए थे जर्मन राइन राज्य का निर्माण? तो 1871 में हुआ था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। और जर्मनी का सम्राट इसमें बना था। जर्मनी का जो सम्राट होता जर्मन राइन राज्य का निर्माण में, जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम का इसी में हुआ था राज्य अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? वही क्वेश्चन दोस्तों, इटली का एकीकरण याद रखिएगा, वहाँ जर्मनी का एकीकरण और यहाँ इटली के एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क साहब थे और इटली के एकीकरण में मेजनी साहब थे, गैरिबाल्डी साहब थे, काउंट काउर साहब थे, यानी इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सम्मेलन हुआ था, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे होता सम्मेलन, यहाँ पे होता दोस्तों वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस सम्मेलन। तो वियना जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? वियना सम्मेलन तो वो हुआ था हमारा दोस्तों 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। तो ये समझिएगा दोस्तों, ये वियना जो हम आपको बता रहे थे, इससे एक दो क्वेश्चन और समझ लीजिए कि वियना सम्मेलन तो हुआ था 1815 में। और वियना है क्या? तो वियना राजधानी है दोस्तों, किसका? तो वही ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का क्या है? राजधानी है दोस्तों, ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना। और एक चीज इसमें और जानिएगा, ये जो वियना सम्मेलन हुआ था ना दोस्तों, ये एक की अध्यक्षता में हुआ था। पढ़े होंगे पहले, मेटरनिक साहब की अध्यक्षता, मेटरनिक साहब के अध्यक्षता में हुआ था वियना सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की हम बात करें तो वो है जालवेरिन संबंधित था। जालवेरिन जो संबंधित था दोस्तों वो एक संस्था था। जालवेरिन, सीधी सी बात समझिएगा, जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी जालवेरिन? तो व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारी जो होते थे उनके उनके मतलब एक संस्था थी जिसको हम जालवेरियन बोलते थे, जालवेरिन। आगे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दोस्तों वो हमारी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इससे हम टोटल आपको 20 क्वेश्चन बनाए दोस्तों। और जो 20 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन और समझ लीजिएगा दोस्तों, हम बताते हैं 1 मिनट से, आई थिंक होगा इसमें और एक दो क्वेश्चन, नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टोटल हम आपको बताए हैं। अब समझिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिनेवा संधि के बारे में, इसमें नहीं ऐड किए हैं क्वेश्चन आई थिंक। एक क्वेश्चन जो हम देखे थे प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि जेनेवा की संधि कब हुई थी, तो हम बता देते हैं दोस्तों आपको इसी पेज में कि जेनेवा के बारे में कुछ चीज़ जो पूछा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो जेनेवा संधि हुई थी, जेनेवा की जो संधि हुई थी, जेनेवा की जो संधि हुई थी, जेनेवा संधि हुआ था कब? तो 1954 में हुआ था। जेनेवा की संधि 1954 ईस्वी में होता है। तो ये जेनेवा की संधि, जेनेवा है कहाँ, कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड, बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, कभी मौका मिले जरूर घूमने जाइएगा। स्विट्जरलैंड में जेनेवा है और वहीं पे होता है जेनेवा की संधि। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जेनेवा एक जगह है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे किसी चीज़ का मुख्यालय है, किसका? विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों। विश्व जो व्यापार संगठन है, इकोनॉमिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी हमारा जेनेवा, जो कि एक स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छा शहर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो ये 20 क्वेश्चन बस जब भी आप काम करते रहे, कुछ भी कर, एक बार सारे क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। और अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक एक टॉपिक को लेकर के, एक एक चैप्टर को लेकर के सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में इतिहास का चैप्टर 2 को डील्स करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठी, अपने मित्रगण जो आपके प्यारे से मित्र हैं उनको भी शेयर करें कि उनको भी हेल्प मिल जाए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि 10th में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का इतना अच्छा खासियत फीचर्स ये है दोस्तों कि आपका अगर एक क्वेश्चन सही होता है
तो आपको 1 मार्क्स भी मिलता है दोस्तों। और बट देखिएगा कि और राइटिंग वाले क्वेश्चन में कि आपका राइटिंग देखना पड़ता है कि आप कैसे लिखते हैं, आपका राइटिंग स्किल कैसा है। अगर आप कितना भी अगर आपका राइटिंग बेड है तो आप 5 मार्क्स क्वेश्चन बना के आइएगा। अगर राइटिंग अच्छे से भी लिखिएगा तो 3 मार्क्स ही मिलेगा राइटिंग के कारण। बट ऑब्जेक्टिव MCQ में ऐसा कुछ नहीं है, आप बना के आइए, सही है तो 1 मार्क्स है तो 1 मिलेगा, गलत है तो सीधी सी बात है दोस्तों कि 250 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर सारा ऑब्जेक्टिव आप सही करते हैं। इसके बाद आप जो भी नंबर लाइएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ये 250 तो आपके हाथ में है दोस्तों, आराम से सही कर सकते हैं। तो आप सारा MCQ का अच्छे से बनाइए, आप मॉडल सेट घर पे बैठ के बनाइए और अच्छे नंबर्स बनाइए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आशा करते हैं कि आप घर पे, बहुत ही ठंड है, सुरक्षित रहिएगा और सेफ रहिएगा। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सेवा आदर कीजिएगा और सेवा कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।